अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भय कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय यही मोक्ष उपाय। मोक्षा प्रकाशक नामक ग्रंथ, इसके दूसरे अधिकार के आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं और दूसरे अधिकार का नाम है संसार अवस्था का स्वरूप। संसार अवस्था का स्वरूप बताने वाला ये दूसरा अधिकार है और इसमें सबसे पहले सिद्ध किया है कि जीव को कर्मों का बंध है और ये कर्मों का बंध अनादिकाल से है। वो सब बात सिद्ध करने के बाद फिर नया बंध कैसे होता है वो बात बताई। तो नया बंध होता है, नए बंध में कारण 8 कर्मों में से एकमात्र मोहनीय कर्म है। फिर जब नया बंध होता है तो नया बंध में क्या प्रोसेस होता है, उसमें किस तरह से कितने परमाणु आते हैं, किन प्रकृतियों में विभाजन होता है, कितनी स्थिति बनती है, कैसे वो फल देते हैं, वो सारी प्रक्रिया अभी अपनी यहाँ पर चल रही है कि 4 प्रकार का जो बंध है, 4 प्रकार के बंध में से प्रकृति और प्रदेश बंध वो होता है योगों के द्वारा। योगों का मतलब है कि मन वचन काय की चंचलता के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन हो रहा है वो योग कहलाता है और उसके द्वारा कर्माकर्षण करने की जो शक्ति है उसे योग कहते हैं। वो योगों के द्वारा प्रकृति और प्रदेश बंध। प्रकृति बंध का अर्थ क्या है, बोलिए आभांटी, प्रकृति बंध का अर्थ क्या है? प्रकृति बंध, आवाज नहीं आ रही आपकी। बोल रहे हैं आप, आवाज नहीं आ रही है। चलिए बोलिए आंटी, बोलिए। ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों के अपने अपने स्वभाव को प्रकृति बंध कहते हैं। बढ़िया, बहुत अच्छा। ज्ञानावर्णादि जो 8 कर्म है, मूल प्रकृतियां, उनका जो अपना अपना स्वभाव है उसे प्रकृति बंध कहते हैं। प्रदेश बंध किसे कहते हैं? प्रदेश बंध किसे कहते हैं? अनुज। मैम नहीं आपा। नहीं। अंशिका। 8 कर्मियों की जो स्थिति
स्थिति होती है, भाभी संख्या का निर्धारण। तो दो बातें बोल दी आपने, स्थिति भी बोली और संख्या का निर्धारण भी बोला है। दोनों में से प्रदेश बंद क्या है? दोनों नहीं, उनकी संख्या जो होगी वो कहलाएगा। बढ़िया। जो आने वाले कर्म परमाणु हैं, कार्बन वर्गनाएं हैं, उनकी संख्या, आने वाले कर्म परमाणुओं की संख्या को प्रदेश बंद कहते हैं। स्थिति बंद किसे कहते हैं? बोलिए बुआ, आप बोलेंगे? तिलक बुआ। आवाज चालू वो अपना दबाइए। हाँ, जितने समय के लिए अपने परमाणु बनते हैं, जितने समय की स्थिति। बढ़िया। जितने समय तक के लिए, बढ़िया, जितने समय तक के लिए वो कर्म हमारे साथ में बंधे हुए रहेंगे, हमारे साथ में रहेंगे, तो वो कितने समय तक के लिए हमारे साथ में रह रहे हैं, रहेंगे, वो कहलाती है उनकी स्थिति। बढ़िया। और अनुभाग बंद किसे कहते हैं? पूजा बोलेंगे? अनुभाग बंद किसे कहते हैं? जब कर्म जाएंगे तो जब कर्म जाते हैं तो कैसा फल लेके जाते हैं, उसको अनुभाग करते हैं। बढ़िया। फल कैसा होता है? हाँ, तो कर्मों की फल देने की शक्ति को, कर्म जब उदय में आएंगे, जाते हैं मतलब उदय में जब आएंगे, कर्म जब उदय में आएंगे तो वो कैसा फल देंगे, तो कर्मों के फल देने की शक्ति को अनुभाग बंध कहते हैं। तो इनमें से जो प्रकृति और प्रदेश बंध है, ये तो होता है योगों के द्वारा, और जो स्थिति और अनुभाग बंध है वो होता है कषाय के द्वारा। और कषाय शब्द में किस किस को शामिल किया है? कषाय शब्द में, बोलिए सुनीता आंटी, कषाय शब्द में किस किस को शामिल? मैं बताऊं? हाँ चलिए बोलिए, अनुज बोलिए। आंटी आप रुकिए, अनुज बताइए। अविरति, प्रमाद, कषाय तो है ही है, नहीं मिथ्यात्व। हाँ बढ़िया, ये क्रम से हैं। पहले मिथ्यात्व, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय, इन चारों को कषाय शब्द में शामिल किया है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय, चारों को कषाय शब्द में शामिल किया है। तो अब ये हम क्या देख चुके हैं कि जो स्थिति बंध का जो नियम है वो किस प्रकार से है, और कर्मों में जब वो बंधते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि वो बंधते हैं, और बंधने के बाद कुछ समय तक हमारे साथ में रहते हैं। वो कुछ समय लंबा समय भी हो सकता है, और वो असंख्यात समय, एक आवली जितना भी हो सकता है, पर कुछ समय के लिए वो हमारे साथ रहते हैं, उसके बाद में ही वो उदय में आते हैं। तो वो जब तक उदय में नहीं आते हैं वो काल क्या कहलाता है? जब तक वो बंधे हुए कर्म उदय में नहीं आए तब तक का वो काल क्या कहलाता है? हाँ बढ़िया, आबाधा काल कहलाता है। अभी देखिए कि कर्मों के स्थिति और अनुभाग बंध का नियम बनाना था। एक अपन एक कल्पना करें कि सारे कर्म एक जगह बैठे हैं, कर्मों की सभा लगी है, और कर्मों में स्थिति का क्या नियम होना है, स्थिति बंध का, और अनुभाग बंध का क्या नियम होना है। तो पहले स्थिति बंध के नियम के संबंध में विचार चल रहा है। तो एक निर्णय किया गया कि यदि कषाय अधिक है तो स्थिति अधिक होनी चाहिए, कषाय कम है तो स्थिति कम होनी चाहिए। तो ये निर्णय से सब सहमत हो गए, लेकिन 3 सदस्य थे। कौन से 3 सदस्य हैं? वो इस निर्णय से सहमत नहीं हुए। हमारे कर्मों की सभा में 3 सदस्य ऐसे हैं जो इस नियम से सहमत नहीं है कि स्थिति अधिक, कषाय अधिक तो स्थिति अधिक, कषाय कम तो स्थिति कम। बोलिए सुशीला आंटी, सुशीला आंटी नहीं बोलेंगे। मीना चाची बोलिए, मीना चाची। देव, मनुष्य, तिर्यंश। बढ़िया, 3 आयु, देव, मनुष्य, तिर्यंश, आयु, क्योंकि ये तीनों गतियां भी होती हैं, आयु, इसलिए आयु। तो देव आयु, मनुष्य आयु और 3 आयु, ये 3 कर्म के सदस्य ऐसे हैं जो बोले हम सहमत नहीं आपकी बात से, हमको तो कुछ दूसरा निर्णय चाहिए। तो वो तीनों नहीं माने, तो उनके लिए 3 के लिए अलग सिस्टम कर दिया। उन 3 के लिए क्या सिस्टम किया है?
बोलिए ममता भाभी, इन 3 के लिए स्थिति बंध का क्या सिस्टम है? 3 आयु के संबंध में स्थिति बंध का क्या नियम है? कसाय अधिक होगी तो स्थिति कम बनेगी। बढ़िया। और कसाय मंद होगी तो स्थिति ज्यादा। हाँ, कषाय कम है तो स्थिति ज्यादा होगी और कषाय ज्यादा है तो स्थिति कम होगी। तो इन तीन कर्मों के लिए नियम अलग बनाया, 3 कर्मों के लिए नियम अलग बनाया और बाकी सारे कर्मों के लिए नियम क्या है? सामान्य नियम है कि कषाय अधिक तो स्थिति भी अधिक, कषाय कम तो स्थिति भी कम। ये स्थिति बंध का नियम हो गया। अब अनुभाग बंध की बात चली तो वही पूरे कर्म बैठे हैं सभा में। अनुभाग बंध के लिए नियम बनाना है। नियम वही रखा, कषाय अधिक तो अनुभाग भी अधिक, कषाय कम तो अनुभाग भी कम। यानी सिंपल जो सम प्रमाण वाला नियम था वो नियम का प्रस्ताव रखा गया कि हम अनुभाग के संबंध में ऐसा नियम रखते हैं, कषाय अधिक है तो अनुभाग भी अधिक होना चाहिए, कषाय कम है तो अनुभाग भी कम होना चाहिए। तो ऐसा नियम बनाते समय बहुत सारे जो सदस्य थे वो खड़े हो गए, बहुत सारे सदस्य खड़े हो गए कि हम नहीं मानेंगे। आधे समझ लीजिए, आधे से कुछ कम वो एक तरफ खड़े हो गए हैं और बाकी सारे वो एक तरफ खड़े हो गए हैं। तो ये तो जब अगर मेजोरिटी ही नहीं हुई, वहां तो 3 ही सदस्य खड़े हुए थे और उनकी बात माननी पड़ी थी, तो यहाँ तो फिर बहुत ज्यादा हो गए। तो इसलिए उनको 2 भागों में बांट दिया, एक पुण्य वाले सदस्य और एक पाप वाले सदस्य, यानी पुण्य प्रकृतियां और पाप प्रकृतियां। तो पुण्य प्रकृतियों के संबंध में अनुभाग बंध का नियम अलग है और पाप प्रकृतियों के संबंध में अनुभाग बंध का नियम अलग है। पाप प्रकृतियों के संबंध में वही जो नियम वही है, स्थिति बंध के जो नियम थे प्रकृतियों के संबंध में, पुण्य पाप के संबंध में, वही यहाँ भी वही नियम है कि पाप प्रकृतियों में कषाय अधिक है तो अनुभाग पाप प्रकृतियों में सम प्रमाण चल रहा है। स्थिति बंध में भी पाप प्रकृतियों में सम प्रमाण चल रहा था और अनुभाग बंध में भी पाप प्रकृतियों में सम प्रमाण है। कषाय अधिक है तो पाप का अनुभाग अधिक होगा, कषाय कम है तो पाप का अनुभाग कम होगा। और पुण्य प्रकृतियों में क्या है कि यदि पुण्य प्रकृतियों का जब बंध हो रहा है उस समय यदि कषाय अधिक है तो उनका पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग कम होगा, पुण्य प्रकृतियों में विषम प्रमाण चलेगा। कषाय अधिक है तो अनुभाग कम बनेगा, कषाय कम है तो अनुभाग ज्यादा होगा। इस तरह से ये नियम है। अभी देखिए थोड़ा सा एक उदाहरण लेते हैं हम। पुण्य को तो पुण्य कैसा लगता है? पुण्य लगता है हमको मीठा, पुण्य बढ़िया लगता है, पुण्य का उदय वो बढ़िया लगता है। तो पुण्य को समझते हैं हम चीनी की जगह, पुण्य है पुण्य इज इक्वल्स टू चीनी, और कषाय इज इक्वल्स टू पानी। तो अगर हमारे पास ग्लास में चाशनी है, अभी समझ लीजिए हमने इतनी चाशनी डाली है, या समझ लीजिए शरबत डालते हैं अपन, इतना हमने शरबत डाला है। तो अगर पानी ज्यादा होगा, कषाय ज्यादा है, शरबत में पानी ज्यादा होगा, तो क्या होगा? मीठा। शरबत में पानी ज्यादा होगा तो मीठा क्या होगा? कम होगा या ज्यादा होगा? मीठा कम होगा। पानी ज्यादा है, पानी इज इक्वल्स टू कषाय, और पुण्य इज इक्वल्स टू पुण्य का अनुभाग समझे, वो अनुभाग इज इक्वल्स टू चाशनी या शरबत, तो या मिठास समझ लीजिए, पुण्य का अनुभाग इज इक्वल्स टू मिठास और पानी इज इक्वल्स टू कषाय। तो पानी अगर ज्यादा है तो वो मिठास क्या होगी? कम होगी, और पानी कम है तो मिठास ज्यादा होगी। ये पुण्य प्रकृतियों में इस तरह से विषम प्रमाण चलेगा। अनुभाग बंध के संबंध में भी, स्थिति बंध के संबंध में भी विषम प्रमाण था। अभी पाप प्रकृतियों में समझेंगे। पाप प्रकृतियों में कैसा है? सम प्रमाण है।
सम प्रमाण है का मतलब, अब यहाँ पर समझे हम, कषाय तो है नमक के जैसी, कषाय इज इक्वल्स टू नमक, और वो पाप प्रकृतियां हैं, पाप रूप, वो समझ लीजिए खारापन। तो यदि नमक ज्यादा है, किसी चीज में नमक ज्यादा है, तो खारापन क्या होगा, नमक बढ़ा तो खारापन भी बढ़ेगा, और नमक कम हुआ तो खारापन भी कम होगा। इसमें चलेगा सम प्रमाण। जैसे अपन ने समझ लीजिए वही वाला उदाहरण लिया था स्थिति बंध के संबंध में, कि हमारे रुपए बढ़े, हम ना 5 रुपए की 5 पेंसिल ली थी हमने, अब 10 रुपए दिए हमने, तो 10 रुपए की कितनी पेंसिल आएगी, 10 रुपए की 10, 5 रुपए की 5 पेंसिल आती है, यानी रुपए बढ़ाए हमने, पहले रुपए कम दिए थे, 5 रुपए दिए थे तो पेंसिल आई थी 5। कषाय कम है तो स्थिति और अनुभाग भी कम है, और कषाय बढ़ी यानी रुपए बढ़ाए हमने, 5 की जगह 10 रुपए दिए, तो जब रुपए बढ़े तो वो क्या हुआ, पेंसिल भी हमारे पास में ज्यादा आई। तो रुपए बढ़े यानी कषाय बढ़ी तो उसकी स्थिति और अनुभाग भी बढ़ेंगे। पाप प्रकृतियों में कषाय अधिक होने पर स्थिति भी बढ़ती है, अनुभाग भी बढ़ता है। पुण्य प्रकृतियों में पाप प्रकृतियों में कषाय कम होने पर स्थिति भी कम होती है और कषाय भी कम होती है। तो ये पाप प्रकृतियों का तो हिसाब है सम वाला, सीधा सीधा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि पाप प्रकृतियां कौन सी हैं स्थिति के संबंध में, और अनुभाग के संबंध में पाप प्रकृतियां कौन सी हैं, उनमें फर्क है। स्थिति के संबंध में सारी की सारी 3 आयु को छोड़कर सारी वो पाप में डाली हैं, और अनुभाग के संबंध में जो ओरिजिनल अपने पुण्य पाप का विभाजन है वो अनुभाग के संबंध में किया गया है। देखिए अपना 28 नंबर पेज पे ऊपर से रीडिंग करते हुए चलते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तथा उस कषाय द्वारा ही उन कम कर्म प्रकृतियों में अनुभाग शक्ति का विशेष होता है। वहां जैसा अनुभाग बंध हो वैसा ही उदय काल में उन प्रकृतियों का बहुत या थोड़ा फल उत्पन्न होता है। वहां घाती कर्मों की सर्व प्रकृतियों में तथा अघाती कर्मों की पाप प्रकृतियों में अल्प कषाय होने पर अल्प अनुभाग बंधता है। देखिए पाप प्रकृतियां हैं, पाप किया कोई, यानी हमने कषाय मतलब हमने समझ लीजिए कोई गलत काम किया, कोई ऐसा काम किया जिसके लिए हमें जेल होने वाली है, कुछ ऐसा अपराध किया है किसी व्यक्ति ने कि उसको जेल होगी। तो वो 2 बातें होती है उसमें, एक तो वो जेल में कितने समय तक रहेगा, और फिर जेल में उसके साथ क्या बिहेव होगा, मतलब किस टाइप की उसको जेल मिलेगी। जेल भी अलग अलग ग्रेड्स की होती हैं, एक ऐसी जेल बिल्कुल काल कोठरी जैसी, एक ऐसी जो अपन को पिक्चर्स में दिखाते हैं कि बस कमरा सा है, और एक इस टाइप की वीआईपी जेल होती है जहां सारी सुख सुविधाएं होती हैं लेकिन बस आप अंदर बंद रहोगे, जो समझ लीजिए नेताओं वगैरह को जो होती है वैसी वीआईपी टाइप की। तो अपराध कैसा है, अगर अपराध बहुत संगीन है यानी कषाय बहुत ज्यादा है तो उसका अनुभाग कैसा आएगा, उसका अनुभाग ऐसा आएगा कि काल कोठरी, काले पानी की सजा, इस तरह का वो अनुभाग भी ज्यादा होगा। और अपराध हल्का है यानी कषाय कम है तो वो जो जेल में अनुभाग है यानी वो जो जेल की क्वालिटी है वो भी थोड़ी अच्छी वाली होगी, यानी थोड़ी सुख सुविधाएं उस जेल में भी मिलेगी। तो कषाय कम होने पर पाप प्रकृतियों का अनुभाग भी कम है, कषाय ज्यादा होने पर वो पाप प्रकृतियों का अनुभाग भी ज्यादा होता है। इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। देखिए तथा पुण्य प्रकृतियों में अल्प कषाय होने पर बहुत अनुभाग बंधता है, बहुत कषाय होने पर थोड़ा अनुभाग बंधता है। मेरे ख्याल से अपन ने 2-3 दिन हो गए हैं, आप लोगों को समझ में कुछ तो आया होगा जिन्होंने पहली बार सुना है, और फिर भी अभी किसी को नहीं आया हो तो बताएं जरूर, तो हम कोशिश करेंगे और कुछ तरीके से समझने की। अभी मैं थोड़ी सी आप लोगों से एक्सरसाइज करवाना चाहती हूँ। जिन लोगों को पुण्य पाप प्रकृतियों का नाम पता है, विभाजन पता है, सामान्य रूप से ज्ञानावरण कर्म
यदि अधिक कषाय है तो ज्ञानावरण कर्म की स्थिति और अनुभाग कैसी होंगी? अपने को तो अधिक और कम बस इतना सा जवाब देना है। अगर कषाय अधिक है तो ज्ञानावरण की स्थिति कितनी कैसी होगी और अनुभाग कैसा होगा? बोलिए, कौन बोल रहे हैं? बोलिए आभा आंटी। ज्ञानावरण कर्म है ज्ञानावरण, और कषाय हो रही है अधिक, तो उसकी स्थिति कैसी बनने वाली है, अनुभाग कैसा बनने वाला है? चलिए, कौन बता रहे हैं? बोल रहे हैं आप आभा आंटी? आवाज नहीं आ रही आपकी आज। चलिए, पाप प्रकृति हुई ज्ञानावरण की तो स्थिति बन भी ज्यादा होगा और अनुभाग बन भी ज्यादा होगा। बढ़िया। ये ज्ञानावरण है पाप प्रकृति, घातिया कर्म की प्रकृति है, घातिया कर्म सारी ही पाप रूप है। तो म्यूट हो जाइए सभी लोग। तो ज्ञानावरण कर्म में यदि हमारी कषाय अधिक हो रही है तो ज्ञानावरण कर्म की स्थिति भी अधिक हो रही है, बंधेगी, और उसका अनुभाग भी अधिक बंधेगा। तो स्थिति अधिक का मतलब समझ लीजिए कोड़ा कोड़ी सागरों में बंधेगी। जैसे ज्ञानावरण की उत्कृष्ट स्थिति हमने देखी थी, 30 कोड़ा कोड़ी सागर है, तो समझ लीजिए स्थिति अधिक बन रही है, 10 कोड़ा कोड़ी, 20 कोड़ा कोड़ी, इतनी स्थिति बन रही है। और अनुभाग अधिक हो रहा है का मतलब, ज्ञानावरण के अनुभाग का मतलब क्या, कि ज्ञान की एकदम हीन दशा हो जाएगी। ज्ञान की हीन दशा का मतलब है एक इंद्रिय का ज्ञान। एक इंद्रिय को कितना ज्ञान है? केवल एक इंद्रिय जन्य, बस केवल स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से वो जान सकता है। निगोधिया का ज्ञान, अक्षर के अनंत विभाग ज्ञान, ये है उस ज्ञानावरण कर्म का अनुभाग। ये उसका फल आया है कि ज्ञान हमारा एकदम मंद हो गया। यदि कषाय अधिक है तो स्थिति बढ़ रही है पाप प्रकृतियों की, और अनुभाग भी बढ़ रहा है। अभी दूसरा समझ लीजिए, नरक गति की नरक गति नहीं, तिर्यंच गति। कषाय कम है तो तिर्यंच गति की स्थिति कैसे बंधेगी और अनुभाग कैसा बंधेगा? कषाय कम होने पर तिर्यंच गति की स्थिति और अनुभाग कैसा होगा? हाँ, सुधा भाभी आप बताना चाह रहे हैं? आवाज चालू करिए, आपकी आवाज चालू करिए वहां से, आपके मोबाइल में। चलिए मैं चालू करती हूँ आपकी आवाज, रुकिए। अब बोलिए सुधा भाभी जी, अब बोलिए। कषाय कम होने पे स्थिति ज्यादा बनेगी और कषाय ज्यादा होगी तो स्थिति कम बनेगी। तिर्यंच गति ये कौन सी प्रकृति है? तिर्यंच गति नहीं, आयु नहीं, तिर्यंच गति पूछा मैंने। तिर्यंच गति, ठीक है, आप आयु के हिसाब से बता दीजिए। बढ़िया, आप आयु, तिर्यंच आयु के हिसाब से बता रहे, तिर्यंच आयु का बता रहे हैं आप, ठीक है आपका। तिर्यंच आयु में अगर कषाय ज्यादा है तो स्थिति कम होगी। बढ़िया। और कषाय कम है तो स्थिति ज्यादा होगी। ठीक है, स्थिति हो जाएगी। हाँ, बढ़िया, अच्छा बताया आपने। तिर्यंच आयु के हिसाब से बताया है, लेकिन हमने पूछा है तिर्यंच गति, और क्योंकि अभी आपको पता नहीं होगा, बोलो स्वयं प्रभा, तिर्यंच गति के हिसाब से। अभी इसके लिए पुण्य पाप प्रकृतियों का विभाजन पता होना चाहिए। बोलो स्वयं प्रभा। तिर्यंच गति पाप प्रकृति है। हाँ, ये इसमें स्थिति मतलब कम, अर्थात कषाय कम होगी तो स्थिति भी कम होगी, और कषाय ज्यादा होगी तो स्थिति भी ज्यादा होगी। बढ़िया। तिर्यंच गति पाप प्रकृति है, तिर्यंच आयु पुण्य प्रकृति है, और तिर्यंच गति वो पाप प्रकृति है। तो पाप प्रकृति में सम प्रमाण बनेगा। कषाय अधिक है तो स्थिति भी अधिक होगी, कषाय कम है तो स्थिति भी कम होगी। इसी तरह से अनुभाग में भी, ठीक है। अब एक आप बताइए, सरल सा लेते हैं, चलिए। देवायु में कषाय, यदि हमारी कषाय अधिक है
तो देवायु के स्थिति और अनुभाग कैसे होंगे? कषाय अधिक है तो देवायु के स्थिति और अनुभाग कैसे होंगे? मोनिका भाभी आप कोशिश करोगे? भाभी कोशिश कर। देवायु तो पुण्य प्रकृति है। हाँ, तो इसमें कम संक्लेश होगा तो स्थिति ज्यादा बदलेगी। बढ़िया। और अनुभाग? और अनुभाग भी कम संक्लेश तो ज्यादा अनुभाग। बढ़िया बढ़िया। देवायु पुण्य प्रकृति है, पुण्य प्रकृतियों में विषम प्रमाण चलता है, तो कषाय कम है तो स्थिति और अनुभाग दोनों ज्यादा होंगे। कषाय ज्यादा है तो स्थिति और अनुभाग दोनों कम होंगे। अभी कुछ कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है। और अगर आप लोगों को कुछ भी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिले तो ये पुण्य पाप प्रकृतियों का अगर थोड़ा ख्याल में रखेंगे, हम रोज कुछ कुछ एक एक दो दो नाम लेके एक्सरसाइज करेंगे तो ताकि अपना विषय थोड़ा थोड़ा पक्का होता रहेगा। अब अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस प्रकार कषायों द्वारा कर्म प्रकृतियों के स्थिति अनुभाग का विशेष हुआ, इसलिए कषायों द्वारा स्थिति बंध अनुभाग बंध का होना जानना। ये जो स्थिति बंध में और अनुभाग बंध में ये विशेषता, ये जो डिफरेंस आ रहा है, एक सा नहीं चल रहा है कि बस कषाय कितनी भी हो, यानी एक ही नियम सभी कर्मों में लग रहा हो कि कषाय कम तो स्थिति कम, कषाय ज्यादा तो स्थिति ज्यादा, ऐसा नहीं है। वो कषायों की हीनता अधिकता के माध्यम से कर्म प्रकृतियों के स्वभाव के अनुसार, पुण्य रूप है या पाप रूप है, उसके अनुसार इनमें फर्क पड़ रहा है। अब यहाँ पर अगले पैराग्राफ में प्रकृति बंध और प्रदेश बंध ये एक ग्रुप हुआ और स्थिति बंध अनुभाग बंध ये दूसरा ग्रुप हुआ। इन दोनों में डिफरेंस बता रहे हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, किससे हमको ज्यादा नुकसान होता है, वो यहाँ अगले पैराग्राफ में बता रहे हैं। यहाँ जिस प्रकार बहुत मदिरा भी है और उसमें थोड़े काल पर्यंत थोड़ी उन्मत्तता उत्पन्न करने की शक्ति है, तो वह मदिरा हीन पने को प्राप्त है। तथा यदि थोड़ी भी मदिरा है और उसमें बहुत काल पर्यंत बहुत उन्मत्तता उत्पन्न करने की शक्ति है, तो वह मदिरा अधिक पने को प्राप्त है। उसी प्रकार बहुत भी कर्म प्रकृतियों के परमाणु हैं और उनमें थोड़े काल पर्यंत थोड़ा फल देने की शक्ति है, तो वे कर्म प्रकृतियां हीनता को प्राप्त हैं। तथा थोड़े भी कर्म प्रकृतियों के परमाणु हैं और उनमें बहुत काल पर्यंत बहुत फल देने की शक्ति है, तो वे कर्म प्रकृतियां अधिक पने को प्राप्त हैं। अभी क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि भले ही कितने सारे परमाणु आ रहे हैं, हर समय अनंत कर्म परमाणु आ रहे हैं प्रदेश बंध में, हर समय अनंत की संख्या में, हर समय 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 अनंत 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 आ रहे हैं, तो कितने भी आओ। और फिर हमने 2-3 दिन पहले देखा था इन प्रदेश बंध का बंटवारा कि सबसे ज्यादा परमाणु मिलते हैं वेदनीय कर्म को, फिर उससे कम मिलते हैं मोहनीय को, फिर उससे कम बराबर मिलते हैं ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय को, फिर उससे कम मिलते हैं नाम और गोत्र को बराबर, और सबसे कम मिलते हैं आयु को। ये ऐसा परमाणुओं का बंटवारा है। तो वो कितने परमाणु आ रहे हैं और कितने परमाणु किस कर्म को मिल रहे हैं, उससे कुछ फर्क ज्यादा नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार मदिरा बहुत है, एक पूरा जग भर के हो, समझ लो एक तो एक जग भर के शराब हो, लेकिन उसमें क्या है कि उसकी जो पावर है वो मतलब उन्मत्त यानी पागल बेहोश करने की, मदहोश करने की जो उसकी पावर है वो कम है। उसमें थोड़े काल पर्यंत थोड़ी उन्मत्तता उत्पन्न करने की शक्ति है। बहुत सारी शराब है लेकिन उसमें बहुत कम टाइम के लिए, यानी स्थिति थोड़े काल पर्यंत, तो ये स्थिति हो गई थोड़े काल पर्यंत, और थोड़ी उन्मत्तता यानी उसका अनुभाग, वो फल क्या दे रही है, उत्पन्न करने की शक्ति है।
तो वह मदिराहीन पने को प्राप्त है। उस मदिरा का मतलब उसका जो काम है वो कोई खास काम अपना नहीं कर पा रही है, वो तो ऐसे ही है। तथा यदि थोड़ी भी मदिरा है, अगर आधा ग्लास भी मदिरा है, परंतु उसमें बहुत काल पर्यंत बहुत उन्मत्तता उत्पन्न करने की शक्ति है, तो वह मदिरा अधिक पने को प्राप्त है। आप समझो कि अपने चाशनी का उदाहरण लेते हैं अपन, कि एक तो रसगुल्ले की चाशनी होती है बिल्कुल पतली सी। अब वो रसगुल्ले की चाशनी को आप जैसे चाशनी पड़ी है अपने पास, अब उसमें क्या करें अपन, जैसे शरबत में इतना सा डालते हैं शरबत और बाकी का पानी मिलाते हैं और फिर पीते हैं, तो ऐसे वो रसगुल्ले की चाशनी इतनी सी डालें और फिर बाकी का पानी मिलाएं तो मिठास लगेगी? वो खुद ही इतनी पतली है और उसमें मिठास यानी उसमें जो अनुभाग मीठेपन का फल देने की जो शक्ति है वो बहुत कम है, तो वो उसका कोई खास फल नहीं आएगा। लेकिन कोई एकदम गाढ़ी, समझ लो 2 तार की 2.5 तार की चाशनी एकदम गाढ़ी, जिसका अभी बस बूरा बनने वाला है, ऐसी गाढ़ी चाशनी ली तो वो थोड़ी सी भी लेंगे तो उसमें आराम से 1 गिलास पानी डालेंगे तो वो इतनी चाशनी से भी वो 1 गिलास पानी मीठा हो जाता है। वही बात यहाँ कह रहे हैं कि भले ही बहुत ज्यादा हो, परमाणु बहुत ज्यादा हो कर्मों के, लेकिन उसमें मतलब वो कर्म की शक्ति किसमें है वास्तविक? वो शक्ति है कि वो कितने टाइम तक फल देंगे और कितना फल देंगे, ये है उन कर्मों की शक्ति। यदि उनमें ज्यादा टाइम तक, थोड़े टाइम तक और थोड़ा ही फल देने की शक्ति है तो वो हीनता को प्राप्त है, उनकी कोई खास वैल्यू नहीं है। भले ही बहुत ज्यादा कर्म आ रहे हों, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। देखिए फिर से पढ़ते हैं। ऊपर दिया है शुरू की 3-3.5 लाइनों में तो है उदाहरण, और उस उदाहरण को नीचे की 3-3.5 लाइनों में मिलाएंगे, बिल्कुल वैसे के वैसे शब्द, बस जो सिद्धांत के शब्द हैं वो बदले हैं, बाकी सारे शब्द वैसे के वैसे हैं। देखिए, जिस प्रकार बहुत मदिरा भी है और उसमें थोड़े काल पर्यंत थोड़ी उन्मत्तता उत्पन्न करने की शक्ति है, तो वह मदिराहीन पने को प्राप्त है। अब आ जाइए नीचे एक लाइन छोड़कर, उसी प्रकार, मिल गया? उसी प्रकार बहुत भी कर्म प्रकृतियों के परमाणु हैं। ऊपर का था बहुत मदिरा भी है, यहाँ का बहुत भी कर्म प्रकृतियों के परमाणु हैं। फिर ऊपर कहा था उसमें थोड़े काल पर्यंत थोड़ी उन्मत्तता, फिर यहाँ कह रहे हैं और उनमें थोड़े काल पर्यंत थोड़ा फल देने की शक्ति है। समझ पा रहे हैं आप लोग? नीचे अपने पुस्तक में देख के, कहाँ पढ़ रही हूं मैं, ऊपर से नीचे हम उदाहरण से सिद्धांत को मिला रहे हैं। तो थोड़ा काल पर्यंत थोड़े फल देने की शक्ति है, तो जैसे ऊपर लिखा था तो वह मदिराहीन पने को प्राप्त है, यहाँ क्या लिख रहे हैं? तो वे कर्म प्रकृतियां हीनता को प्राप्त हैं। यानी हर समय समझ लीजिए अनंत कर्म परमाणु आ रहे हैं, अनंत कर्म परमाणु आ रहे हैं और अनंत कर्म परमाणु ज्ञानावरण में गए, मतलब 7 कर्मों में जाएंगे, लेकिन ज्ञानावरण में जो मिले तो उसमें स्थिति बंधी समझ लीजिए 5 साल की, और अनुभाग कैसा पड़ा कि बस अभी अभी कुछ हमको पेंसिल दिख नहीं रही थी, इतना सा अनुभाग पड़ा और फिर थोड़ी देर बाद में वो दिख जाती है, तो वो कोई खास उसमें फर्क नहीं पड़ता है। तो वह कर्म प्रकृतियां हीनता को प्राप्त है। अब वापस ऊपर आ जाइए सेकंड लाइन पे। तथा यदि थोड़ी भी मदिरा है और उसमें बहुत काल पर्यंत बहुत उन्मत्तता उत्पन्न करने की शक्ति है, तो वह मदिरा अधिक पने को प्राप्त है। नीचे देखिए, नीचे जहां तक अपन ने पढ़ लिया था वहां से, तथा थोड़े भी कर्म प्रकृतियों के परमाणु हैं और उनमें बहुत काल पर्यंत बहुत फल देने की शक्ति है, तो वे कर्म प्रकृतियां अधिक पने को प्राप्त हैं। देखिए, हम बाजार से कोई चीज लाते हैं तो कौन सी चीज को हम अच्छा समझते हैं कि ज्यादा टाइम तक चले और ज्यादा हम उसको यूज ले पाए। समझ लीजिए कि कोई अपन साबुन लाए तो कौन सा साबुन अच्छा लगता है कि वो एडवर्टाइजमेंट देते हैं ना कि पानी में रह के भी ये कम गले,
मतलब जो कम तो गले यानी लंबे समय तक चले और हमको झाग और सफाई ज्यादा दे। समझ में आ रहा है? लंबे समय तक रहे वो है स्थिति, और उसका अनुभाग क्या है कि वो उसका यूज ये है कि कपड़े ज्यादा अच्छे साफ करे, थोड़ा सा ही लगाएं और वो कपड़े ज्यादा साफ कर दे। तो कौन सा मतलब अधिक पने को प्राप्त होगा, कौन से को लेना चाहेंगे कि जो ज्यादा समय तक चल रहा है और ज्यादा अनुभाग दे रहा है, वो अधिक पने को प्राप्त होता है। और जो ऐसा ही है कि ज्यादा तो घिसता है, जल्दी खत्म हो जाता है, कपड़े भी साफ नहीं होते, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो हीन पने को प्राप्त है। ये उदाहरण में ऐसे हीनता और ऐसा समझना, कर्मों में तो अपने को ऐसा चाहिए ही नहीं कि ज्यादा फल मिल जाए और ज्यादा स्थिति हो जाए, उदाहरण के लिए बताया। इसलिए योगों द्वारा हुए प्रकृति प्रदेश बंध बलवान नहीं है। इसलिए अभी योगों द्वारा छोड़िए, इसलिए प्रकृति प्रदेश बंध बलवान नहीं है। और वो प्रकृति और प्रदेश बंध में कारण कौन बन रहा था, निमित्त कौन बन रहा था, वो योग। इसलिए योगों पे सबसे पहले कंट्रोल करना चाहें, योगों को रोकना चाहें, योगों का त्याग करना चाहें, वो कोई हमारे लिए करने योग्य काम नहीं है। तो बलवान क्या है, कषायों द्वारा किया गया स्थिति अनुभाग बंध ही बलवान है। योगों से जो प्रकृति प्रदेश बंद हो रहा है वो कोई बलवान नहीं है, उससे कुछ हमको ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन कषायों के द्वारा मतलब मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय, इनके द्वारा जो स्थिति और अनुभाग बंद हो रहा है, वो स्थिति अनुभाग बंद ही बलवान है, वही पावरफुल है, वही, उसी से हमको सुख दुख का संबंध है। इसलिए मुख्य रूप से कषाय को ही बंध का कारण जानना। इसलिए बंध का कारण कौन हुआ, मुख्य रूप से कषाय। और ये कषाय का मतलब अगर अपन कर्मों में देखें, वो जो पीछे अपना टॉपिक था नवीन बंध विचार, तो ये कषाय कौन से कर्म का भेद है, ये मोहनीय, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय, ये सब मोहनीय कर्म के निमित्त से ही हो रहे हैं। तो वास्तव में मोहनीय कर्म ही बंध का कारण ये सिद्ध हुआ यहाँ पर आकर भी वापस से। इसलिए मुख्य रूप से कषाय को ही बंध का कारण जानना। अब शिक्षा दे रहे हैं, जिन्हें बंध नहीं करना हो वे कषाय नहीं करें। जिन्हें बंध नहीं करना हो, कर्म बंध से छूटना हो, तो क्या है कि वो योगों को सबसे पहले अपने स्थिर करें। हमें कर्मों के बंध से छूटना है तो सबसे पहले क्या करते हैं कि सीधी कमर बैठ जाओ और आंख बंद, मुंह बंद, और बिल्कुल, तो ये हम योगों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन योग वास्तव में ऐसे नहीं रुकते हैं। तो बंध को रोकने के लिए, बंध से बचने के लिए सबसे पहले में पहला उपाय क्या है, सबसे पहले में पहला उपाय है कि मिथ्यात्व का अभाव किया जाए। ये जो बंध के कारण हैं, ये जिस क्रम से कहे गए हैं, ये इस क्रम से इसलिए कहे गए हैं कि इनका अभाव इसी क्रम से होता है। तो सबसे पहले मिथ्यात्व का अभाव होगा, उसके बाद में अविरति का, फिर प्रमाद का, फिर कषाय का, और फिर जाके योग का अभाव होगा। और सबसे पहले हम सोचते हैं योगा कर लें, योगा करके योगों को रोक लें और हमारे बंध का अभाव हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए यहाँ लिखा है साफ साफ, जिन्हें बंध नहीं करना हो वे कषाय नहीं करें। और कषाय का अर्थ अकेला क्रोधमान माया लोभ नहीं है, कषाय का अर्थ वही मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय, चारों यहाँ पर दिया गया है। इस तरह से ये जो प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग बंध की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर अपनी हुई है। आगे नया टॉपिक चालू हो रहा है, किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? पढ़े थोड़ा सा फिर हम आगे देखिए। ज्ञानहीन जड़ पुद्गल परमाणुओं का यथा योग्य प्रकृति रूप परिणमन। ज्ञानहीन जो जड़ पुद्गल परमाणु हैं उनका कैसे, ज्ञानहीन है, ज्ञान है नहीं, जड़ है, तो उनका उन प्रकृति रूप परिणमन यानी ज्ञानावरण रूप, दर्शनावरण रूप, ये किस टाइप से हो जाता है वो यहाँ पर बता रहे हैं। अब यहाँ कोई प्रश्न करे कि पुद्गल परमाणु तो जड़ हैं
उन्हें कुछ ज्ञान नहीं है, तो वे कैसे यथायोग्य प्रकृति रूप होकर परिणमन करते हैं। पुद्गल परमाणु जड़ हैं, उन्हें ज्ञान ही नहीं है, फिर इतने परमाणुओं को ज्ञानावरण में जाना है, इतने को दर्शनावरण में जाना है, और इतनी स्थिति बननी है, इतना अनुभाग बनना है, ये उनको कैसे पता लग जाता है। उनमें खुद में तो कुछ ज्ञान है नहीं। अब खुद में ज्ञान हो, समझ हो, तो पता लगे भी इधर जाना उधर जाना, इसमें बटो उसमें बटो, इतनी स्थिति बनो। वो सब पुद्गल जड़ हैं, उनको कैसे पता लग जाता है, किस प्रकार उनका परिणमन होता है। देखिए समाधान, जैसे भूख होने पर मुख द्वारा ग्रहण किया हुआ भोजन रूप पुद्गल पिंड मांस, शुक्र, श्रोणित आदि धातु रूप परिणमित होता है, तथा उस भोजन के परमाणुओं में यथा योग्य किसी धातु रूप थोड़े और किसी धातु रूप बहुत परमाणु होते हैं, तथा उनमें कई परमाणुओं का संबंध बहुत काल रहता है, कईयों का थोड़े काल रहता है, तथा उन परमाणुओं में कई तो अपने कार्य को उत्पन्न करने की बहुत शक्ति रखते हैं, कई थोड़ी शक्ति रखते हैं। देखिए क्या बता रहे, चारों प्रकार के बंध यहाँ बता दिए उदाहरण में, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। फिर से ऊपर से देखते हैं, पहले अपन समझते हैं। भूख लगी, भूख लगने पर हमने भोजन किया, तो भोजन का हमने एक गास ग्रहण किया, वो भोजन रूप पुद्गल पिंड, एक भी बाइट हमने जो लिया है, उस एक एक गास का परिणमन क्या होता है। हमने रोटी में सब्जी लगाई है, दाल मिलाई है, चटनी मिलाई है, वो हमने खाया, तो उसका हर गास का यानी पूरे भोजन के हर परमाणु का मांस भी बनता है, शुक्र भी बनता है, शोणी, जो अंदर सप्त धातु हैं। अपन अपने शब्दों में समझे कि हड्डी भी बनती है, बाल भी बनते हैं, खून भी बनता है, चर्बी भी बनती है। ये सब हम जो भी कुछ खाते हैं उनसे ये सप्त धातु, 7 धातुओं में उनमें डिवाइडेशन होता है। तो उस भोजन को पता होता है, हमने रोटी खाई और हमने दाल खाई, तो उस दाल को पता होता है कि मुझे प्रोटीन बनना है जाकर, और गेहूं को पता होता है कि मुझे स्टार्च बनना है जाकर। ऐसा उनको पता नहीं होता है, लेकिन ऑटोमेटिकली ही उसका परिणमन उस रूप होता है। फिर क्या कह रहे हैं आगे देखिए, उस भोजन के परमाणुओं में यथा योग्य, यथा योग्य यानी जो जिसके योग्य है, जो जैसा बनना है, किसी धातु रूप थोड़े और किसी धातु रूप बहुत। तो ये धातु, किसी धातु किसी धातु, ये धातु शब्द लिया है प्रकृति की जगह, अभी नीचे उदाहरण में सिद्धांत में लेंगे बिल्कुल वैसे। तो किसी धातु रूप थोड़े और किसी धातु रूप बहुत, तो ये थोड़े और बहुत परमाणु, ये परमाणु क्या हो गए, उनकी संख्या, प्रदेश। धातु तो हो गई है प्रकृति और ये परमाणु हो गए हैं प्रदेश। थोड़े बहुत परमाणु होते हैं, तथा उनमें कई परमाणुओं का संबंध बहुत काल तक रहता है, कईयों का थोड़े काल तक रहता है। ये काल क्या हो गया है, स्थिति। तथा उन परमाणुओं में कई तो अपने कार्य को उत्पन्न करने की बहुत शक्ति रखते हैं, कई थोड़ी शक्ति रखते हैं। तो ये जो शक्ति है, ये शक्ति क्या हो गई है, अनुभाग। अब हमने एक भोजन किया, तो उस भोजन में क्या होता है कि 7 धातु रूप परिणमित हुआ, यानी वो 7 प्रकृतियों रूप उनमें विभाजन हो गया। और वो जो भोजन हमने ग्रहण किया है, वो किस धातु में कितने परमाणु जाएंगे, वो अलग अलग टाइप से जाते हैं। देखिए हम ऐसे बोलते हैं बादाम खाने से बुद्धि तेज होती है, या अनार का रस पीने से या अनार खाने से खून बढ़ता है। तो ऐसा नहीं होता है कि अनार जो हमने जितनी अनार खाई है वो सारी की सारी अनार जाके खून में मिल जाए या खून बन जाए, ऐसा नहीं होता। हमने चाहे अनार खाई हो, चाहे हमने रोटी खाई हो, चाहे हमने चावल खाए हो, वो 7 में ही डिवाइडेशन हर चीज का होता है। लेकिन फर्क क्या पड़ता है कि वो अनार का ज्यादा पोर्शन जाएगा, समझ लीजिए खून बनने में, और हमने चावल खाए हैं तो उसका ज्यादा पोर्शन, या घी खाया है तो उसका चर्बी बनने में ज्यादा जाएगा। ये कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन जाएगा सब में। जैसे कि एक समय के हमने परिणाम किया, एक समय का परिणाम करते ही कर्म आए,
तो वो कर्म आते ही डिवाइडेशन 7 कर्मों में होगा। अब किस में कितना होगा, ज्यादा होगा कम होगा, वो हमारे विशेष परिणामों के निमित्त से उसमें फर्क पड़ेगा। जैसे अनार विशेष रूप से समझ लीजिए खून बढ़ाने के लिए विशेष कही जाएगी, और दाल वगैरह है वो प्रोटीन के लिए विशेष कही जाएगी, वो फर्क पड़ेगा, लेकिन जाएगा उसका भाग सब में। तो यहाँ कह रहे हैं कि उस भोजन के परमाणुओं में यथा योग्य किसी धातु रूप थोड़े और किसी धातु रूप बहुत। अनार अगर खाई है तो समझ लीजिए रक्त में ज्यादा जाएगा, मांस में कम जाएगा। तो किसी धातु रूप थोड़े, किसी धातु रूप बहुत परमाणु होते हैं, तथा उनमें कई परमाणुओं का संबंध बहुत काल तक रहता है, कईयों का थोड़े काल तक रहता है। अब समझ लीजिए कि हमने कुछ खाया, तो कुछ जो खाया है तो कुछ पदार्थ तो ऐसे होते हैं वो जल्दी से पच के और वो उस धातु रूप परिणमित हो गए। अब वो धातु कई तो बहुत बहुत लंबे समय तक बना हुए हैं वो परमाणु, और कुछ ऐसे होते हैं वो पार्टिकल्स समझ लीजिए मल मूत्र के द्वारा, वॉमिटिंग वगैरह के द्वारा, इसके द्वारा वो निकल जाते हैं। तो किसी का संबंध बहुत काल तक रहता है, किसी का थोड़े काल तक रहता है। समझ लीजिए वॉमिट हो गई तो 5-10 मिनट में, आधे घंटे में ही निकल गया, और अगर मल मूत्र के द्वारा निकलेगा तो वो 8 घंटे 10 घंटे जितना भी जैसा है उतनी देर बाद निकलेगा। तो इस तरह से ये उसमें समय बताया है, किसी का संबंध बहुत काल, किसी का थोड़े काल रहता है। तथा उन परमाणुओं में कई तो अपने कार्य को उत्पन्न करने की बहुत शक्ति रखते हैं, कई थोड़ी शक्ति रखते हैं। अब अनार हमने खाई है, तो अनार में कोई तो अनार के परमाणु ऐसे होते हैं कि थोड़ी सी अनार खाई और उसमें रस वगैरह ज्यादा था, तो वो जो उसका कार्य था खून बनाना मुख्य रूप से, वो उसमें ज्यादा हुआ। और कोई अनार ऐसी होती है कि जिसमें समझ लीजिए वो रस तो होता है कम और वो सूखी सूखी सी होती है, तो वो अपने कार्य को करने की कम शक्ति रखते हैं। वहां ऐसा होने में कोई भोजन रूप पुद्गल पिंड को ज्ञान तो नहीं है कि मैं इस प्रकार परिणमन करूं, तथा और भी कोई परिणमन कराने वाला नहीं है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक भाव हो रहा है, उससे वैसे ही परिणमन पाया जाता है। अंदर शरीर के अंदर जाके कोई करता हो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना उस भोजन की सामग्री को पता है कि मुझे इस रूप परिणमित होना है, लेकिन ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि बादाम खाने से वो समझ लीजिए बुद्धि की तीव्रता वाली जो भी चीजें मतलब अंदर धातु होती है उसमें उसका पार्ट ज्यादा जाता है। अनार खाते हैं तो उसका खून में ज्यादा जाता है, घी तेल आदि ज्यादा खाते हैं तो वो चर्बी में उसमें उसका पोर्शन ज्यादा जाता है। ये अपने आप ही ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उसके लिए ज्ञान हो या कोई चेतन पदार्थ हो तभी वो ऐसा हो सके, ऐसा नहीं है। जड़ अचेतन पदार्थों में भी ऐसा ऑटोमेटिक अपने आप सिस्टम होता है। इस तरह से इसका परिणमन इस प्रकार से पाया जाता है। देखिए ये सिद्धांत वाला पैराग्राफ अपन पढ़ लेते हैं, बाकी की बात फिर कल करेंगे। उसी प्रकार कषाय होने पर योग द्वार से ग्रहण किया हुआ कर्म वर्गणा रूप पुद्गल पिंड ज्ञानावर्णादि प्रकृति रूप परिणमित होता है, तथा उन कर्म परमाणुओं में यथा योग्य किसी प्रकृति रूप थोड़े और किसी प्रकृति रूप बहुत परमाणु होते हैं, तथा उनमें कई परमाणुओं का संबंध बहुत काल और कईयों का थोड़े काल रहता है। आप देख सकते हैं बिल्कुल अगर ऐसा लिखे जाए ना, एक लाइन इस जगह तो एक लाइन उस जगह, बिल्कुल उदाहरण और सिद्धांत की बातें एकदम सेम है, बस जहां जो शब्द बदलना है केवल वही शब्द बदला है। यहाँ लिखा था भूख होने पर मुख द्वारा, यहाँ लिखा है कषाय होने पर योग द्वारा। योग द्वार से यानी योग, योगों के माध्यम से वो प्रकृति और प्रदेश बंद होता है। जैसे भोजन प्रवेश शरीर में किस माध्यम से कर रहा है, वो मुख के माध्यम से भोजन प्रवेश कर रहा है। तो कर्म आत्मा में प्रवेश कहाँ से कर रहे हैं कि वो योगों के माध्यम से। मन वचन काया की जो चंचलता है उससे जो कर्मों का आने का द्वार जिसे कह रहे हैं वो आश्रव, वो योग द्वार है। तो कषाय होने पर
योग द्वार से ग्रहण किया हुआ। अभी इसमें कषाय होने पर ये शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी आगे जाके बताएंगे कि कषाय होती है तो ये जो हम कर्म वर्गणाएं ग्रहण कर रहे हैं वो वास्तव में स्थिति अनुभाग को बनाने वाली हैं। और अगर कषाय नहीं है, कषाय रहित है और फिर भी योगों के द्वारा कर्म आ रहे हैं तो वो कर्म आना कुछ भी कार्यकारी नहीं है, वो ईर्यापथाश्रव कहलाता है। वहां उनमें स्थिति और अनुभाग नहीं पड़ते हैं। वो बात अपन खैर आगे करेंगे। अभी तो यहाँ देखें कि कषाय होने पर योग द्वार से ग्रहण किया हुआ कर्म वर्गणा रूप पुद्गल पिंड। यहाँ क्या कहा था? भोजन रूप पुद्गल पिंड। यहाँ है कर्म वर्गणा रूप पुद्गल पिंड। अब ये हो रहा था माँ शुक्र आदि धातु रूप, और यहाँ है ज्ञानावर्णादि प्रकृति रूप। और उदाहरण भी कितना एग्जैक्ट है, वहां बनती है 7 धातुएं और यहाँ बनते हैं 7 कर्म। आयु कर्म हर समय नहीं बनता है, उसके विशेष काल होता है, इसलिए 7 कर्म रूप वो प्रकृति रूप परिणमित होता है। तथा उन कर्म परमाणुओं में यथा योग्य किसी प्रकृति रूप थोड़े और किसी प्रकृति रूप बहुत परमाणु होते हैं। ये जो हमने हिसाब देखा कि किसमें ज्यादा किसमें कम, और इनकी उत्तर प्रकृतियों में भी बराबर फिक्स सिस्टम है कि मति ज्ञानावरण में कितने, फिर शुद्ध ज्ञानावरण में उससे कम, अवधि ज्ञानावरण में उससे और कम, मनपरे ज्ञानावरण में उससे और कम, और केवल ज्ञानावरण में सबसे कम। इस तरह से वो चलता है। और नाम कर्म की प्रकृतियों में उल्टा हिसाब चलता है। जो लास्ट वाली प्रकृतियां हैं उनमें ज्यादा प्रदेश जाते हैं और जो शुरू वाली प्रकृतियां हैं उनमें कम प्रदेश जाते हैं। ऐसा इनका पूरा सिस्टम है। तथा उनमें कई परमाणुओं का संबंध बहुत काल और कईयों का थोड़े काल रहता है। तथा उन परमाणुओं में कई तो अपने कार्य को उत्पन्न करने की बहुत शक्ति रखते हैं और कई थोड़ी शक्ति रखते हैं। वहां ऐसा होने में किसी कर्म वर्गणा रूप पुद्गल पिंड को ज्ञान तो है नहीं कि मैं इस प्रकार परिणमन करूं, तथा और भी कोई परिणमन कराने वाला नहीं है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक भाव बन रहा है, उससे वैसे ही परिणमन पाया जाता है। इस तरह से यहाँ ये सिद्ध किया है कि ये कर्म जड़ हैं, अचेतन है, कुछ ज्ञान नहीं है, फिर भी उनमें इस तरह का परिणमन स्वयमेव अपने आप होता है। इस तरह का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अभी इतना लेते हैं, आगे कर लेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए। ये जो कषाय के लिए बोला था आपने, मिथ्या, प्रवृत्ति, प्रमाद और कषाय, ये तो 4 का ग्रुप है क्या? और योग जो है वो किसमें जाएगा फिर? ये योग अलग है, सिंगल। योग के माध्यम से प्रकृति और प्रदेश, प्रकृति और प्रदेश बंद होते हैं। योग अलग है, अकेला। अकेला योग है वो, ये 2 प्रकार के बंद कर रहा है। तो इससे स्थिति और अनुभाग का, पर इसको स्थिति और अनुभाग में कोई मतलब नहीं है। हाँ, योगों से स्थिति और अनुभाग में कोई मतलब नहीं है। योग तो रहते हैं 13वें गुणस्थान तक, सहयोग केवली, वहां तक योग है। और अनंत भगवान के कषाय नहीं है, लेकिन वो योग है तो योग के कारण कर्म आ रहे हैं। प्रकृति बंद, प्रदेश बंद हो रहा है। बंद भी उसको क्या कहें, वो प्रकृति और प्रदेश है, लेकिन वो वहां पर उनमें क्योंकि कषाय नहीं है इसलिए उनमें स्थिति भी नहीं पड़ती है, अनुभाग भी नहीं पड़ता है, तो वो कर्म आके और अपने आप यूं ही चले जाते हैं। उसे ईर्यापथाश्रव कहते हैं। तो वो योगों के माध्यम से प्रकृति प्रदेश बंद होता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है उनमें स्थिति और अनुभाग पड़ने से, और वो स्थिति और अनुभाग पड़ता है कषायों के द्वारा। मिथ्या, प्रवृत्ति, प्रमाद, कषाय, चारों के द्वारा। चलिए पूरा करें। जिनवाणी स्तुति बोलते हैं।